हेलो नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज का स्वागत है आपका इस क्लास के अंदर। दोस्तों, हमने जो पिछली क्लास पढ़ी थी, कक्षा ली थी, उसके अंदर जो राजस्थान के प्राचीन सिक्के हैं उनके बारे में पढ़ लिया था। दोस्तों, हमने बताया था कि जो प्राचीन सिक्के हैं हमें सर्वाधिक कहाँ से मिले और कौन कौन सी रियासतों में कौन कौन से सिक्के चले थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। और उसके साथ ही हमने जो अंग्रेज़ों के समय कौन से सिक्के चलते थे उनके बारे में, और जो मुग़ल काल था, अकबर का काल, उसमें कौन से सिक्के चलते थे और किस रियासत से उनके संबंध गहरे थे उनके बारे में हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ लिया था। आज हम इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं कि जो ताम्र पत्र होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, हम पता करेंगे कि जो ताम्र पत्र होते हैं उनमें क्या होता है, ताम्र पत्र लिखने की वजह क्या हुई होगी, तो उनके बारे में हम इस क्लास के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर हम सबसे पहले बात करें कि ताम्र पत्र क्या होता है, तो दोस्तों यह है ताम्र पत्र जो तांबा होता है, तांबे की महीन चादर पर लिखा गया लेख। दोस्तों, जो ताम्र पत्र होते हैं वो तांबे की एक महीन चादर होती है, उस पर उकेरे गए या लिखा गया कोई लेख, उसको ताम्र पत्र कहते हैं। दोस्तों, ताम्र पत्र किसके बारे में लिख सकते हैं, तो इसके बारे में पता करेंगे। ताम्र पत्र होते हैं वो राजाओं, जो राजा होते हैं राजस्थान में, जो भी राजा हुए उनकी वंशावली की सूची, भाई ताम्र पत्र होते हैं उसमें किसी राजाओं की वंशावली की सूची भी हो सकती है। दूसरी बात, राजाओं की उपलब्धियां कुछ भी हो सकती है, उनके निर्माण से लेकर युद्धों की, जो उन्होंने भविष्य में कोई भी युद्ध किया होगा, और उनकी सूची इस ताम्र पत्र के अंदर स्थित होती है। इसमें विशेष बात यह है कि मेन बात तो यह है कि जो राजा होते हैं, राजा किसी सामंत को भूमि दान बोल सकते हैं, दान देने की रिकॉर्ड रखा जाता है किसके अंदर, ताम्र पत्र। जो किसी राजा के द्वारा कोई भूमि अगर किसी सामंत को या किसी गरीब लोग को दिया गया है, उसका लेख लिखकर ताम्र पत्र के अंदर लिखकर उनको एक विशेष स्थान पर रख दिया जाता है, ताकि भविष्य में उस चीज़ का रिकॉर्ड रख सके कि हमने कौन कौन से भूमि अनुदान किए हैं, उनके बारे में जानकारी देता है कौन, ताम्र पत्र। तो इसका ध्यान रखना कि ताम्र पत्र क्या होता है, कि जो ताम्र पत्र तांबे की महीन चादर पर लिखा जाता है इसको ताम्र पत्र बोलते हैं। ताम्र पत्र पर राजा की वंशावली की सूची भी हो सकती है, राजाओं की उपलब्धियां भी हो सकती है, और इसमें जो मेन टॉपिक होता है वो ज़्यादातर भूमि दान का लेख लिखा जाता है, तो इसके बारे में जानकारी रखना है। इसके बाद आता है कि जो राजस्थान के प्रमुख ताम्र पत्र हैं वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आता है हमारा जो ताम्र पत्र के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें जो पहला हम पढ़ेंगे वह है धुलेव का ताम्र पत्र। दोस्तों, जो धुलेव का ताम्र पत्र है, इसका जो काल हमें या इसका समय अगर हम जाने तो ये 679 ईस्वी मिलता है, तो इसके बारे में हमें पता रखना है। दोस्तों, जो धुलेव का ताम्र पत्र है इसमें जानकारी मिलती है कि जो किष्किंधा कल्याणपुर का राजा महाराजा भेटी,
किसके? दुलेव का ताम्रपत्र के अनुसार जानकारी मिलती है कि जो कल्याणपुर किष्किंधा का महाराजा भेटी है वह अपने जो महामात्य या महामात्र बोल सकते हैं उन अधिकारियों की के सहयोग से एक सूची बनाया जिसमें भट्टी नामक एक गांव, भट्टी नाग नामक एक गांव को महाराजा बपदत्ती, किसको? महाराजा बपदत्ती और धर्मार्थ उबारक नाम का जो ब्राह्मण था उसको भूमि दान दिया गया है। किसके अनुसार? धुलेव का जो ताम्रपत्र है उसके अनुसार जो कल्याणपुर या किष्किंधा नरेश महाराजा भेटी है उसने एक सूची बनवाई। किसके द्वारा? जो उनके अधिकारी महामात्र थे उनके द्वारा एक सूची बनवाए जिसमें भट्टी नामक एक ग्राम को, जो भट्टी नामक एक ग्राम है उसको बपदत्ती और धर्मात्र उबारक नामक के जो ब्राह्मण थे, कौन थे? ब्राह्मण थे, उनको जो भूमि दान दिया था किसके द्वारा? महाराजा भेटी द्वारा। तो उनकी सूची बनवाई किसके अंदर? धुलेव का ताम्रपत्र। इसमें यह जानकारी मिलती है कि जो महाराजा भेटी है उसने बपदत्ती और धर्मात्र नामक 2 ब्राह्मण थे उनको भूमि दान दी गई है। इसकी जानकारी मिलती है। इसकी जानकारी कब मिलती है? 419वीं ईस्वी। तो इसके बारे में जो धुलेव का ताम्रपत्र है इसमें इतनी जानकारी मिलती है। इसके बाद आता है ब्रोच गुज्जर ताम्रपत्र। किसके बाद? जो हमने पढ़ा था धुलेव का दानपत्र, उसके बाद आता है ब्रोच गुज्जर ताम्रपत्र। दोस्तों इसका अगर हम काल की बात करें तो यह 998 ईस्वी मिलता है। इसका जो समय जो ये ताम्रपत्र लिखा गया इसका जो समय काल मिलता है वो 978 ईस्वी मिलता है। दोस्तों जो ब्रोंज गुज्जर का ताम्रपत्र है इसमें गुज्जर वंश की जानकारी मिलती है। गुज्जर वंश की जानकारी मिलती है। इसमें जो सप्त सैंधव है, जो भारत का सप्त सैंधव भारत का जो क्षेत्र है, क्षेत्र कौन सा? जो गंगा से लेकर जो कावेरी तक का क्षेत्र है उसको सप्त सैंधव कहा गया है। जो गंगा का क्षेत्र है और कावेरी नदी का क्षेत्र है उसको मिलाकर जो गुज्जर वंश का जो क्षेत्र माना जाता है इसको सप्त सैंधव क्षेत्र कहते हैं। जो कहाँ तक है? गंगा नदी है वहाँ से लेकर जो कावेरी नदी है वहाँ तक के क्षेत्र को सप्त सैंधव कहा गया। इसमें जो गुज्जर वंश है उसके जो अभियान थे उनके बारे में वर्णन मिलता है। किसके अनुसार? ब्रोंज गुज्जर ताम्रपत्र के अनुसार। दोस्तों इसमें जो इस ब्रोंज गुज्जर ताम्रपत्र में जो कनिगम, इसमें जानकारी मिलती है जो कनिगम ने राजपूतों को कुषाणों की यूएची
जातिमाना। किसके अनुसार? जो ब्रोच का जो गुर्जर ताम्रपत्र है उनके अनुसार जो कनिंगम हुआ उसने राजपूतों को कुषाणों की यूएची जाति माना। किसने माना? कनिंगम ने। किसको? राजपूतों को। किसकी? कुषाणों की यूएची जाति माना। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। फिर आता है मथन देव का ताम्रपत्र। क्या आता है? मथन देव का ताम्रपत्र। दोस्तों इसका जो समय काल की बात करें तो वह 959 ईस्वी। कौन सा? जो मथन देव का ताम्रपत्र है, इसका लिखा गया जो लेख है उसका काल हमें पता चलता है कि 959 ईस्वी को माना जाता है। दोस्तों में कुछ ऐसा तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो मंदिरों के लिए भूमि दान की व्यवस्था का पता चलता है या उल्लेख किया गया। किसके? मथन देव का जो ताम्रपत्र है इसमें जो मंदिरों के लिए दी गई भूमि है उसके बारे में जानकारी मिलती है कि मंदिरों के लिए कौन कौन से राजाओं महाराजाओं ने भूमि दी है, उसका उल्लेख या उसकी व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। इसके अनुसार मथन देव का जो ताम्रपत्र है उनके अनुसार मंदिरों के लिए भूमि दान की व्यवस्था का वर्णन मिलता है। इसके बाद आता है वीरपुर का ताम्रपत्र। वीरपुर का जो ताम्रपत्र है उसका जो समय काल हमें पता चलता है वह 1185 ईस्वी। 1185 ईस्वी। दोस्तों जो वीरपुर का जो ताम्रपत्र है उसमें जो गुजरात के लोगों ने जो सामंत सिंह गुजरात के लोगों द्वारा जो सामंत सिंह था कहाँ का जो राजा था? किस राज्य का राजा था? वागड़। गुजरात के जो लोग जो सामंत सिंह है इनसे वागड़ छीनने का उल्लेख मिलता है। इसमें वीरपुर का ताम्रपत्र में जो गुजरात के लोग थे उन्होंने जो गुजरात के लोग हैं वो सामंत सिंह से वागड़ छीन लिया। वागड़ छीन कर जो घुइल वंशी विजयपाल जब उसके पुत्र अमृतपाल को दे दिया। किसे दे दिया? वागड़ को। तो इसका उल्लेख मिलता है कि जो गुजरात के लोग थे वो वागड़ जो राज्य था जो उसके जिस समय शासन था सामंत सिंह का, उससे वागड़ को छीनकर जो घुइल वंशी विजयपाल या अमृतपाल है उसको दे दिया। इसका जो उल्लेख हमें वीरपुर का जो ताम्रपत्र है उसके अंदर मिलता है। तो ये याद रखना कि जो 1185 ईस्वी में कौन सा ताम्रपत्र हमें प्राप्त हुआ वह वीरपुर का ताम्रपत्र जो 1185 ईस्वी का मिलता है। इसमें गुजरात को लोगों द्वारा जो वागड़ छीनने का वो वर्णन मिलता है। और किसको दिया गया? जो घुइल वंशी विजयपाल अमृतपाल है उसको दे दिया। किसको? वागड़ को। तो इसका उल्लेख मिलता है किसके अनुसार? वीरपुर का ताम्रपत्र है उनके अनुसार। फिर आता है हाड़ का ताम्रपत्र। हाड़ ताम्रपत्र बोल सकते हैं। जो इसका समय हमें मिलता है वह 1206 ईस्वी मिलता है। 1206
ईस्वी। और अगर इसके बारे में जानकारी करें कि जो हाड़ है, हाड़ ताम्रपत्र है, इसमें किसकी जानकारी मिलती है, तो दोस्तों इसमें जो गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव द्वितीय था, इसका समय मिलता है कि इसके समय यह आहड़ का ताम्रपत्र लिखा गया। किसके समय? जो सोलंकी राजा भीम देव द्वितीय, इसका समय मिलता है। किसके अनुसार? आहड़ ताम्रपत्र है उसके अनुसार। जो सोलंकी राजा भीमदेव है उसका समय मिलता है। जो गुजरात के मूल राज से भीमदेव द्वितीय तक की राजाओं की वंशावली मिलती है। किसके अनुसार? जो आहड़ ताम्रपत्र है इसमें मूल राज से लेकर भीमदेव सेकंड तक के जो सोलंकी राजा है उनकी वंशावली का उल्लेख मिलता है। किसके अनुसार? आहड़ ताम्रपत्र के अनुसार जो सोलंकी राजा भीमदेव द्वितीय है उसके समय लिखा गया है। और जो इसमें मूल राज है, गुजरात के मूल राज से लेकर भीमदेव सेकंड तक जो सोलंकी राजा हुए उनकी वंशावली का उल्लेख मिलता है। किसके अनुसार? आहड़ ताम्रपत्र के अनुसार। इसको जो लिखा गया काल है वो 1206 ईस्वी है, तो इसके बारे में जानकारी रखनी है। इसके बाद आता है पारसोली का ताम्रपत्र। दोस्तों जो पारसोली का ताम्रपत्र है इसका समय काल हमें 1473 ईस्वी मिलता है। कौन सा? जो पारसोली का ताम्रपत्र है उसका जो समय की बात करें तो वह 1473 ईस्वी मिलता है। दोस्तों जो ये ताम्रपत्र है वह महाराणा रायमल के समय का है। कौन सा? महाराणा रायमल के समय का है। दोस्तों इस पारसोली का जो ताम्रपत्र है इसके अंदर जो किस्मों की भूमि की में जो कौन कौन सी किस्में उगाई गई है उसका उल्लेख है। किसके अनुसार? पारसोली का ताम्रपत्र भूमि में उगाई गई किस्मों का उल्लेख। कौन कौन सी किस्में हैं जिसका इसमें उल्लेख किया गया है, तो वह है पेवाल, गोरमो, माल और मगरा। जो किस्में हैं उनका उल्लेख है। कौन कौन सी किस्में? पेवाल, गोरमो, माल और मगरा, इसका उल्लेख है। किसके अनुसार? जो पारसोली का ताम्रपत्र है उसमें जो भूमि में जो किस्में उगाई गई है उनका उल्लेख है। किसमें? जो कौन कौन सी किस्में हैं? पेवाल, गारमो, माल, मगरा, जो किस्में हैं उनका उल्लेख है। किसके अनुसार? पारसोली का जो ताम्रपत्र है उसके अनुसार। जो इसमें दोस्तों जो इसके समय जो भूमि थी वो सभी लागतों से मुक्त थी। सभी लागतों से मुक्त। किसके अनुसार? पारसोली का ताम्रपत्र है उसके अनुसार जो सभी लागत भूमि में जो लागतें लागती थी, जो कर लागता था, वो सभी मुक्त थे। किसके अनुसार? पारसोली का ताम्रपत्र है उसके अनुसार जो भूमि थी वो लागतों से मुक्त थी। तो इसका ध्यान रखना है।
फिर आता है खेरेदा ताम्र पत्र। दोस्तों जो इसका समय मिलता है हमें वो 1437 ईस्वी मिलता है। जो इसके समय काल की बात करें तो 1437 ईस्वी मिलता है। दोस्तों जो ये खेरेदा का ताम्रपत्र है, जो महाराणा कुंभा के समय का है, समय का माना जाता है या उसके समय काल में लिखा गया है। दोस्तों इसमें जो महाराणा कुंभा है वह शंभु नामक व्यक्ति को 400 टके या मुद्रा को दान देने का उल्लेख है। क्या है? जो शंभु है, शंभु को 400 टके या मुद्रा को दान देने का उल्लेख है। किसके अनुसार? खेरेदा ताम्रपत्र के अनुसार। किसके द्वारा? महाराणा कुंभा के द्वारा। किसको? शंभु को। कितने टके? 400 टके। तो इसको ध्यान में रखना है। दोस्तों जो महाराणा कुंभा है उसके द्वारा एकलिंग जी महादेव मंदिर है, उसमें कुंभा द्वारा प्रायश्चित उसके द्वारा माफ़ी मांगने की, जो एकलिंग जी मंदिर है महादेव मंदिर, उसमें जाकर जो कुंभा द्वारा माफ़ी मांगी गई उस समय का दान, और जो इस समय जो दान कुंभा द्वारा दान दिया गया उसकी स्थिति और धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। किसके अनुसार? खेरेदा ताम्रपत्र के अनुसार। तो इस चीज़ के बारे में पता रखना। किसके बारे में? और धार्मिक स्थिति। जो एकलिंग जी मंदिर है उसमें कुंभा द्वारा माफ़ी मांगने का, प्रायश्चित करने का जो उल्लेख मिलता है वो किसके अनुसार मिलता है? खेरेदा ताम्रपत्र के अनुसार। जो इसका समय काल है वह है 1437 ईस्वी। तो इसके बारे में हमें पता रखना है। किसके समय का है? महाराणा कुंभा के समय का। तो इसके बारे में ध्यान रखना। फिर आता है चिकली ताम्रपत्र। चिकली ताम्रपत्र की जो समय काल मिलता है वह 1483 ईस्वी मिलता है। दोस्तों इस चिकली के जो ताम्रपत्र, इसके अनुसार किसानों का एकत्र होना और जो विविध लाग बाग थे, जो किसानों पर जो लाग बाग थे उसको दर्शाता है। कौन? जो चिकली का ताम्रपत्र है उसके अनुसार जो किसानों का, इसमें वर्णन है कि जो किसानों का एकत्र होना और उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, जो लाग बाग उनके ऊपर लग रहा था उनके खिलाफ किसानों को एकजुट करना। तो इसके बारे में जानकारी मिलती है। जो इसके अंदर अनुसार जो पटेल, सुतारों, ब्राह्मणों द्वारा खेती का वर्णन है। किसके अनुसार? जो चिकली ताम्रपत्र है इसमें किसके द्वारा, किन के द्वारा? जो पटेल, सुतार व ब्राह्मणों द्वारा खेती का वर्णन मिलता है। भाई इनके द्वारा खेती की जाती है, उनका वर्णन मिलता है। किसके अनुसार? चिकली ताम्रपत्र के अनुसार। जो इसका समय काल है वह 1483 ईस्वी। तो यह ध्यान में रखना है।
उसके बाद आता है ढोल का ताम्रपत्र। ढोल का ताम्रपत्र है, इसका जो समय की बात करें तो हम जो महाराणा प्रताप था उसका समय मिलता है 1574 ईस्वी। कौन सी मिलता है? 1574 ईस्वी। जो इसका समय की बात करें तो वह है महाराणा प्रताप। दोस्तों इसके अनुसार जो महाराणा प्रताप है, जब उन्होंने ढोल नामक एक गांव की सैन्य चौकी का प्रबंधन किया तो वहां के एक प्रबंधक थे जोशी पूर्णो को, जो जोशी पूर्णो था उसको महाराणा प्रताप द्वारा भूमि का अनुदान दिया गया। उसका वर्णन मिलता है किसके अनुसार? जो ढोल का ताम्रपत्र है उसमें जो ढोल नामक गांव था, कौन था? ढोल ग्राम बोल देते हैं हम। वहाँ क्या लगाया इन्हें? सैन्य चौकी। सैन्य चौकी। जो इसका प्रबंधक था, किसका? जो ये सैन्य चौकी लगाई है उसका प्रबंधक कौन था? जोशी पूर्णो। तो दोस्तों जो जोशी पूर्णो था उसको महाराणा प्रताप द्वारा जो ये ग्राम था, कौन? ढोल ग्राम, इसको अनुदान दिया गया। बाद में जो ये ढोल नामक ग्राम था वह जोशी पूर्णो को दान में दिया गया। किसके द्वारा? महाराणा प्रताप के द्वारा। तो इसमें इतनी जानकारी मिलती है किसके अनुसार? ढोल का ताम्रपत्र है उसके अनुसार। कब लिखा गया? इसका समय मिलता है 1574 ईस्वी। तो यह ध्यान रख, किसके समय? महाराणा प्रताप के समय। जो महाराणा प्रताप के समय जब उन्होंने ढोल नामक एक गांव की सैन्य चौकी का प्रबंधन किया, इस स्थान पर एक सैन्य चौकी का प्रबंधन किया, और जो प्रबंधन करता था, जो किया इसके पूरी देखरेख की, वह जोशी पूर्णो। तो बाद में जो महाराणा प्रताप है उन्होंने जोशी पूर्णो को जो ढोल नामक ग्राम है वो दान में दिया गया। इसमें इतनी जानकारी मिलती है। इसके बाद आता है ठीकरा गांव का ताम्रपत्र। दोस्तों जो इसका समय काल था इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है हमें। दोस्तों हम जो ठीकरा गांव नामक एक ताम्रपत्र है उसमें जो ग्राम है या गांव, उसको मोजा शब्द से बुलाने का, जो गांव होता है उसको मोजा शब्द से बुलाने का उल्लेख मिलता है। किसके अनुसार? जो टेगरा गांव है, गांव का जो ताम्रपत्र है उसके अनुसार जो गांव होता है उसको मोजा शब्द का प्रयोग करके बुलाया जाता है किसी गांव को, तो उसका उल्लेख मिलता है। किसके अनुसार? टेगरा गांव का ताम्रपत्र के अनुसार। और जो इसका समय है वह अभी तक ज्ञात नहीं किया गया है कि यह कौन से समय का है। तो इसके बारे में इतनी जानकारी याद रखना है कि गांव का किस नाम से पुकारा गया? मोजा नाम से। फिर आता है दोस्तों पुर का ताम्रपत्र। जो पुर का ताम्रपत्र है उसकी जो जानकारी मिलती है, उसका समय मिलता है, वह हमको 1535 ईस्वी मिलता है। 1535वीं ईस्वी मिलता है। अगर इसके समय की बात करें कि किसके शासन काल के अंदर का, मतलब किसके समय ये पत्र लिखा गया, तो वह है महाराणा विक्रमादित्य का समय। दोस्तों इसके अनुसार जो हाडी रानी थी, हाडी रानी कर्मवती या कर्मावती, उसके द्वारा जो हाडी रानी कर्मावती थी वह जौहर में प्रवेश करते समय
भूमि अनुदान, भूमि अनुदान करने का उल्लेख मिलता है। किसके अनुसार? जो पुरका ताम्रपत्र है उसके अनुसार, जो हाडी रानी कर्मावती थी उसके अनुसार। दोस्तों जो ये पुरका ताम्रपत्र है उसमें जो जौहर है, जौहर प्रथा उसका उल्लेख मिलता है। दोस्तों जो हाडी रानी कर्मावती थी उसके द्वारा जो चित्तौड़गढ़ का दूसरा जौहर हुआ, कर्मावती द्वारा जो जौहर किया गया और वो उसके साथ ही साका हुआ, उसकी सटीक जानकारी है वो पुरका जो ताम्रपत्र है उसके अनुसार मिलती है कि जो हाडी रानी कर्मावती द्वारा जौहर किया गया और या चित्तौड़गढ़ का जो दूसरा साका हुआ उसकी सटीक जो जानकारी मिलती है वो पुरके ताम्रपत्र के अनुसार मिलती है 1535वीं ईस्वी। जो 1535वीं ईस्वी के अंदर जो चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका हुआ उसकी सटीक जानकारी मिलती है किसके अनुसार? जो पुरका ताम्रपत्र है उसके अनुसार। दोस्तों जो पुरका ताम्रपत्र है उसमें जो जौहर प्रथा थी उस पर उसका वर्णन मिलता है। इस जो कर्मावती थी विक्रमादित्य की जो रानी थी उसके समय जो जौहर साका हुआ उसकी सटीक जानकारी मिलती है जो 1535वीं मिलती है। तो इसके बारे में जानकारी रखना है। और जो कर्मावती है वो जौहर में प्रवेश करते समय जो भूमि अनुदान किया था उसकी जानकारी मिलती है, तो इस चीज़ का पता रखना है। महाराणा विक्रमादित्य के समय का है कौन सा? जो पुरका ताम्रपत्र है वह विक्रमादित्य के समय का है, तो इस चीज़ के बारे में जानकारी रखनी है। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना है, कमेंट करना है और लाइक करना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और सभी दोस्तों के पास शेयर करना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई क्लास के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।